Hello Bacha Party. Today in class we will discuss about the chapter number 2 of electronics, potential and capacitance. ठीक है, ये चैप्टर बच्चा पार्टी अपने आप में काफ़ी खास है, काफ़ी स्पेशल चैप्टर है। तो आज हम इस चैप्टर की थोड़ी सी इंट्रोडक्शंस और बेसिस ऑफ थियरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों आज का जो हमारा क्लास होगा वो होगा वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशंस करवाया जाए तो उस पर कितना वर्क हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की इस थियरी को। तो आज की हमारी थियरी है वर्क डन ऑन मूविंग चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप नोट कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हमने एक एक्स वाई प्लेन को कंसिडर किया है। अब सबसे पहला हमारा काम ये है कि हमें चार्ज को मोशंस करवानी है बट इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हमें सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने के लिए नोट करिए बच्चों, हमने यहाँ पे एक कैपिटल क्यू चार्ज को लिया है। अब जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उस चार्ज को बच्चों कहते हैं सोर्स चार्ज। तो नोट कर लीजिए कि ये जो कैपिटल क्यू है उसे हम कहने वाले हैं सोर्स चार्ज। अब ये जो कैपिटल क्यू है वो बच्चों क्या करेगा, इस आसपास के पूरे एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा। ठीक है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड है बच्चा पार्टी ई। ठीक है, और हम नोट कर सकते हैं कि ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटसाइड डायरेक्शंस में होगा, यानी कि कुछ इस तरफ फैल रहा होगा। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? चलिए, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे जनरेट कर दिया। अब हमें क्या करना है, चार्ज की मोशन करवानी है। तो जिस चार्ज की मोशंस करवानी है उस चार्ज को बच्चा पार्टी कहा जाता है टेस्टिंग चार्ज, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपको पॉइंट ये दिख रहा है, इस ए पॉइंट का पोजीशंस वेक्टर है आर ए, बी पॉइंट का पोजीशंस वेक्टर होगा बच्चा पार्टी आर बी। तो हमें एक चार्ज को, सपोज मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ चार्ज क्यू, इस चार्ज को मोशंस करवानी है। कहाँ मोशंस करवानी है भाई? ए से बी तक, राइट है। मुझे मोशंस करवा के लेके जाना है इस चार्ज को ए से बी तक। तो ये जो चार्ज होता है इस चार्ज को बच्चा पार्टी कहा जाता है टेस्टिंग चार्ज। ठीक है, मतलब जो चार्ज मोशन करेगा उसे कहा जाता है टेस्टिंग चार्ज, राइट। अच्छे से नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए, बट यहाँ पे आपको एक चीज को अच्छे से नोट करके रखना है बच्चों की ऑलवेज आपके जो टेस्टिंग चार्ज का अमाउंट है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, वो सोर्स चार्ज से काफी कम होना चाहिए। यानी कि आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल क्यू इज वेरी वेरी लेस देन ऑफ कैपिटल क्यू। अब इस कंडीशंस की क्यों रिक्वायरमेंट है, ये क्यों नेसेसरी होगा? तो आपको बता दूं बच्चों कि अगर सपोज मान लीजिए कि इस चार्ज को आप मोशंस करवा रहे हो तो मे बी पॉसिबल कि यहाँ पे इस चार्ज का भी तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होगा तो ये भी तो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाएगा ना। तो हो सकता है कि इसके फोर्स के कारण ये जो सोर्स चार्ज है उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो पोजीशंस है वो चेंज हो सकती है। तो अगर आप इस कंडीशंस को फुलफिल तरीके से फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि ये स्मॉल चार्ज के कारण, मतलब ये टेस्टिंग चार्ज के कारण, ये सोर्स चार्ज की पोजीशंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर उसकी पोजीशंस में चेंज नहीं होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है सभी लोगों को कंप्लीटली? चलिए, तो अब हम क्या करने वाले, यहाँ पे हमने एक टेस्टिंग चार्ज को ले लिया है। टेस्टिंग चार्ज है हमारा स्मॉल क्यू, ठीक है। और जैसे हम चार्ज लेंगे क्यू तो आप नोट करिए कि यहाँ पे बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था ई, तो इस टेस्टिंग चार्ज पे फोर्स लगेगा। ठीक है, फोर्स कितना लगेगा? तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई था तो फोर्स आ गया हमारा F इज इक्वल टू क्यू ई। अब देखिए, इस चार्ज को हमें मोशंस करवानी थी ए से बी तक, राइट। तो ए से बी तक मोशन करवाने के काफी सारे तरीके हो सकते हैं, काफी सारे पाथ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक पाथ चूज करते हैं। सपोज हम मान सकते हैं कि यहाँ से ए से इस चार्ज को हम लेके जाए सी पॉइंट तक, करेक्ट। इस चार्ज को हम कहाँ से लेके गए? ए से सी पॉइंट तक, फिर हम सी से लेके जाएंगे बी तक, तो भी हमारी मोशंस क्या हो रही है? ए से बी। सिमिलरली हम एक और काम कर सकते हैं कि इस चार्ज को हम लेके जाए ए से डी पॉइंट तक और फिर हम चले जाए डी से बी, राइट। मैं यहाँ पे डायरेक्शंस भी इंडिकेट कर देता हूँ
ताकि अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे ए से बी तक जाने में हमारे पास दो पाथ अवेलेबल है। पहला पाथ है ए सी बी, दूसरा पाथ है ए डी बी। तो आप दोनों पाथ की मदद से ए से बी तक मोशंस कर सकते हो। अगर आप दोनों पाथ चूज करेंगे बच्चों तो हमें यहाँ पे दोनों पाथ पे वर्क डन मिलेगा। तो यहाँ पे एक काम किया जा सकता है कि हम लोग क्या करेंगे भाई, दोनों पाथ के लिए वर्क डन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए सी बी के लिए, दूसरी बार हम फाइंड आउट करेंगे ए डी बी के लिए, यानी कि ए से डी, डी से बी, राइट है। तो चलिए भाई यहां पे हम हेडिंग देते हैं अब वर्क डन फॉर ए सी बी पाथ, राइट, वर्क डन फॉर ए सी बी पाथ। ए सी बी पाथ यानी ए से बच्चों हम पहले सी पर जाएंगे, सी से हम चलेंगे बी पर। अब चलिए यहाँ पे हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स कर देंगे। पहला पार्ट लेंगे ए से सी तक का, दूसरा पार्ट लेंगे हम सी से बी तक का, राइट है। तो हम बारी बारी से काम करेंगे। पहले हम बात करते हैं फॉर ए टू सी और फिर दोनों को जोड़ देंगे। और वर्क डन तो एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें कुछ चेंज नहीं आने वाला, राइट। तो हम बात करते हैं फॉर ए टू सी। अब बात करेंगे वर्क डन डब्ल्यू ए सी इज इक्वल टू, वर्क डन का बच्चों फॉर्मूला आपको अच्छे से आता होगा, एफ इंटू डी आर। और रही बात लिमिट की तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे आर ए टू आर सी, करेक्ट है ना। यहाँ पे इंटीग्रेशंस ले रहे विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो लिमिट भी लेंगे आर की, आर ए टू आर सी। चलिए क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा आर ए आर बी, एफ की वैल्यू क्या होती है क्यू ई, तो Q इंटू ई, बट E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन जनरेट कर रहा था बच्चों, कैपिटल Q चार्ज। तो कैपिटल Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बच्चों आपको आता ही होगा, KQ अपॉन आर स्क्वायर, राइट है। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला। क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल लीजिए और जो कांस्टेंट है उसे, तो K कैपिटल Q स्मॉल q आ गया इंटीग्रेशन से बाहर, तो आर ए आर बी, करेक्ट। अब यहाँ पे एक दूसरा भी पॉइंट हो सकता है, आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, ये डॉट मल्टीप्लिकेशन था। तो आपको पता है बच्चों कि अगर डॉट मल्टीप्लिकेशन होगा तो डॉट मल्टीप्लिकेशन हटाने के लिए आपको कोस थीटा भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया कोस थीटा, तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर इंटू कोस थीटा। चलिए अब कोस थीटा की बारी करते हैं। तो कोस थीटा क्या होता है बच्चों, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। अब देखिए यहाँ पे आप अगर AC पाथ के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे बच्चों फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, देखिए भाई ये पॉजिटिव चार्ज था तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, क्योंकि ये कैपिटल Q भी तो पॉजिटिव था, तो इसका फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ। तो दोनों के बीच का एंगल कितना मिलेगा बच्चों आपको 90, और cos 90 की वैल्यू, यस cos 90 की वैल्यू होती है बच्चों 0, तो ये वर्क डन तो फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्टली 0 हो गया। एक्चुअली हमारी थोड़ी सी गलती हो गई, अगर हमने यहाँ से ही cos थीटा की वैल्यू के बारे में सोच लिया होता तो ये एक स्टेप कट हो सकता था, ठीक है, बट कोई बात नहीं, एक स्टेप चल जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों मिल गया मुझे वर्क डन 0, और यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ cos 90 इज इक्वल टू 0, करेक्ट है। यानी कि बच्चों AC तक जाने में हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, राइट, बट हमें जाना था B पर। तो अब हम क्या बात करेंगे, 4C2B, नोट करिए बच्चों 4C2B। अब देखिए C2B के लिए सेम फॉर्मूला, WCB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ RC RB F इंटू DR, राइट। चलिए भाई अब यहाँ पे फटाफट से थोड़ा काम करेंगे, RC RB QE DR, जैसे डॉट निकाला बच्चों यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा। अब देखिए थीटा क्या होगा, तो यहाँ पे आपका जो फोर्स है वो रिपल्सिव टाइप का था, फोर्स लगेगा इस तरफ, आपका डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच का एंगल बच्चा पार्टी हो गया 0, और हमें पता है कि cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो उसे हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं RC RB
Q इंटू ई की वैल्यू कितनी थी बच्चों, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, और यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे कि cos 0 इज इक्वल टू 1। करेक्ट। चलिए अब क्या करेंगे भाई, जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लेंगे, तो बच्चों मुझे मिलेगा WCB इज इक्वल टू के कैपिटल Q स्मॉल q इंटीग्रेशन ऑफ RC टू RB 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। चलिए बच्चों अब थोड़ा सा इंटीग्रेशन सीख लेते हैं, और आई होप आपको इंटीग्रेशन आता ही होगा। और अगर अभी तक आपने इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं सीखा है तो इसी चैनल पे आपको मेरे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस के वीडियो मिलेंगे, तो आप जाके पहले उसे रिफर कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशंस आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, राइट। चलिए तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का बच्चों हमें यहाँ पे करना है इंटीग्रेशंस। तो अब इंटीग्रेशंस कितना होगा, तो याद रखिए 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशंस होता है -1 अपॉन आर, लिमिट रख देंगे हम आर सी टू आर बी, तो ये बच्चों हो जाएगा के क्यू, चलिए लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -1 अपॉन आर बी माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन आर सी, तो यहाँ पे बच्चों आंसर मिलेगा मुझे के क्यू इन स्मॉल क्यू 1 अपॉन आर सी माइनस 1 अपॉन आर बी, राइट है। ये मुझे मिल गया है बच्चों WCB। तो अगर मैं ACB के लिए बात करता हूँ, मतलब पूरे पार्ट के लिए बात करता हूँ कि वर्क फॉर ACB, तो आप नोट कर सकते हो वर्क ACB इज इक्वल टू वर्क AC प्लस वर्क CB। तो अब देखिए बच्चों वर्क AC हमें कितना मिला था 0, वर्क CB हमें कितना मिला था के क्यू स्मॉल क्यू 1 अपॉन आर सी माइनस 1 अपॉन आर बी, दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे बच्चों टोटल में ले रहा हूँ, ठीक है ना, डायरेक्टली के क्यू इंटू स्मॉल क्यू 1 अपॉन आर सी माइनस 1 अपॉन आर बी। चलिए बच्चों ये मुझे मिल गया वर्क फॉर पाथ WACB, रेडी। चलिए तो यहाँ पे ये जो एक पाथ का वर्क डन था बच्चों वो फिनिश होता है, बट अभी हमारी थियरी कंप्लीट नहीं हुई है। हमने यहाँ पे वर्क डन तो फाइंड आउट कर लिया है, बट एक और स्टेप्स था, वो क्या था, हम यहाँ से एक और वर्क डन फाइंड करने वाले थे ADB, राइट है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले काम करेंगे A से D तक, उसके बाद बच्चों काम करने वाले हैं D से B तक, राइट। तो चलिए भाई शुरू करते हैं एक नए पॉइंट से। तो वर्क फॉर ADB पाथ, राइट, ADB पाथ। तो पहला पॉइंट्स लेते हैं फॉर AD यानी कि A to D, राइट। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, हम जा रहे हैं A से D तक। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा जो फोर्स होगा वो इस तरफ होगा, डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 0, और cos 0 लेंगे ना, तो cos 0 होता है 1। तो चलिए कैसे मिलेगा, WAD इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ FDR cos थीटा, लिमिट ले लेते हैं RA टू RD, ओके। चले F की वैल्यू QE, तो वापस से बच्चों हम नोट कर देंगे RA RB के कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, और यहाँ पे नोट कर दो cos 0 इज इक्वल टू 1। कंप्लीट ना बच्चों, समझ में आ रहा है सभी लोगों को। चलिए अब यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, सेम मैनर में कॉमन 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन आर, लिमिट रख दो RA से R, सॉरी यहाँ पे B नहीं D आए, ओके। चलिए अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वापस से मैं बच्चों यहाँ पे एक स्टेप को स्किप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन RD। अब देखिए मैंने क्या किया, पहले रखूंगा मैं अपर लिमिट, तो माइनस 1 अपॉन RD माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन RA, आगे पीछे कर दिया सिर्फ, राइट। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। तो ये मुझे मिल गया बच्चों WAD। अब मुझे कहाँ जाना था, D से B पर। अब देखिए बच्चों मुझे यहाँ से जाना था D से B की ओर, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ फॉर D to B।
तो WDB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर कॉस थीटा। अब चलिए बच्चों कॉस थीटा की बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका फोर्स लग रहा था इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल 90, और आपको पता है बच्चों cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पे ये जो कार्य होगा यानी कि WB जो वर्क होगा वो कितना मिलेगा मुझे 0, राइट है। तो चले मैंने दोनों वर्क फाइंड आउट कर लिए हैं। अब मैं करूँगा फॉर ADB, तो मैं क्या करूँगा दोनों को जोड़ दूंगा, तो WADB इज इक्वल टू बच्चों मुझे मिलेगा फॉर्मूला KQ स्मॉल q 1/RA माइनस 1/RD, राइट। तो ये आ गया मेरा वर्क डन का फॉर्मूला। चलिए यहाँ तक तो एकदम सिंपल था, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड थियरी थी बच्चों, एकदम मस्त तरीके से जा रही थी। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज लेने वाले। क्या चेंज लेंगे, ध्यान दीजिए, आप इस ड्राइंग को अच्छे से ध्यान दीजिए। देखिए आप नोट करिए कि सोर्स चार्ज से ये जो A पॉइंट का डिस्टेंस है उसका पोजीशंस वेक्टर है RA। यहां से अगर आप नोट करेंगे तो ये डिस्टेंस भी बच्चों कितना मिलेगा आपको RC, करेक्ट है। तो आप यहां से नोट कर सकते हो कि RA इज इक्वल टू RC, ये मैग्नीट्यूड सेम होगा, कंप्लीट। सिमिलरली अगर आप यहां से नोट करिए तो ये डिस्टेंस बच्चों आपको मिल रहा है RD, राइट, और ये डिस्टेंस आपको मिल रहा है बच्चों RB। तो नोट करिए ये RB और RD डिस्टेंस भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो अब मैं क्या कर सकता हूं कि यहाँ पे मतलब मुझे जो ये दोनों फॉर्मूलाज मिल रहे हैं वहां पे मैं थोड़ा सा चेंज लूंगा। RD इज इक्वल टू नोट कर सकता हूँ RB, सिमिलरली RC इज इक्वल टू नोट कर सकता हूँ RA। तो अगर मैं वो चेंज यहाँ पे करूँ तो ये फॉर्मूला मेरा कैसा बनेगा, ध्यान दीजिए बच्चों, WACB इज इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल q, RC इज इक्वल टू हम लेंगे RA, तो ये हो जाएगा 1/RA माइनस 1/RB, राइट। ये मिल गया ACB। अब अगर वही फंडा मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ WADB के लिए, तो WADB इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा, K कैपिटल Q स्मॉल q 1/RA माइनस 1/RD, बट RD इज इक्वल टू RB, कंप्लीट। तो ये मुझे मिल गया वर्क डन। ऑब्जर्व करिए दोनों इक्वेशंस को, लग रहा है दोनों सेम है, ठीक है। यानी कि यहां पर हम अगर A से B तक जा रहे हैं तो ACB मार्ग से जाए या तो ADB मार्ग से जाए बच्चों, दोनों मार्ग में वर्क डन सेम मिला। यानी कि यहाँ पे जो वर्क डन है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इज ऑल्सो एंड ऑल्सो इट्स डिपेंड ऑन पोजिशंस। यहाँ पे वर्क डन बच्चों सिर्फ और सिर्फ पोजिशंस पे डिपेंड कर रहे हैं, देखिए क्योंकि यहाँ पे पोजिशंस वेक्टर आया RA और RB। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ पोजीशंस पे डिपेंड करेगा, राइट बच्चों, समझ में आ गया। तो इसी के साथ हमारी ये थियरी कंप्लीट होती है, बट यहाँ पे काफी सारे कंक्लूजन्स होंगे जिसे हमें ऑब्जर्व करना है। सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन सिर्फ इनिशियल पोजीशंस एंड फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करेगा। और तीसरा पॉइंट, और ऐसा सिर्फ उसी में होता है जिसमें फील्ड कंजर्वेटिव रहता हो, ठीक है बच्चों। आपको याद होगा 11th स्टैंडर्ड में आपने जब ग्रेविटेशन फील्ड के बारे में स्टडी किया तो वहां पे भी आपने नोट किया होगा कि ग्रेविटेशन फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है जिसमें भी वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता था, राइट है। तो यहाँ पे नोट करिए कि यहाँ पे ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स है या तो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है, एक संरक्षी क्षेत्र है, तो ही ऐसा पॉसिबल है। और याद रखिए बच्चों कि जो क्षेत्र संरक्षी होता है वहां पे हमें स्थितिज ऊर्जा देखने को मिलती है।
यानी कि जैसे गुरुत्वाकर्षी क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र था तो वहां पे हमें गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा मिली थी, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र है तो यहाँ पे हमें विद्युत स्थितिज ऊर्जा देखने को मिलेगी। राइट है बच्चों। तो इन नेक्स्ट क्लास बच्चा पार्टी हम देखने वाले हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। थैंक यू सो मच।